जय हिंद बच्चों। आज हम सब मौर्यकालीन लोक कला या चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। बार बार बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा जाता है। कई लोगों ने कॉल किया, आप लोगों के विशेष आग्रह पर मौर्य कला पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। तो मौर्य कला को जानने से पहले हम ये जानेंगे कला है क्या। तो कला जिसे अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं, कला जिसे अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं, कला उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कौशल मतलब योग्यता अपेक्षित हो। कला मानव की एक योग्यता है, एक क्रिया है जिसमें कौशल योग्यता अपेक्षित हो। कुछ विद्वानों ने कहा कि कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है, मानव के द्वारा किया गया एक निर्माण है, उसी निर्माण को हम कला कहते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि व्यक्ति के अंतःकरण मन में जो रचनाएं होती हैं, उसी रचना को किसी दीवार पर, किसी पाषाण पर उकेर देना ही कला है। मन में प्रश्न होगा, ये जो कला है, इस कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? तो आपको बता दे, कला की जननी तो माता सरस्वती को माना जाता है, लेकिन कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया। और वर्तमान समय में कला का अध्ययन एक अलग इकाई में किया जाता है, उसे मानविकी के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, कला कितने हैं? तो सुनने में मिलता होगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की कलाओं के बारे में चर्चा कर दिया। किसी ने कहा 64 कला है, तो किसी ने बताया 72 कला है, तो किसी ने कहा 86 कला है। लेकिन कला के जो वास्तविक वर्गीकरण की हम बात करें, तो कला को प्राचीन काल में 7 वर्गों में बांटा गया था, जिसका नाम है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, नृत्य कला और रंगमंच। लेकिन वर्तमान समय में इन 7 कलाओं के अतिरिक्त कुछ और नई कलाओं का समावेश कर दिया गया है। उसका नाम है फोटोग्राफी, चलचित्र, विज्ञापन और कॉमिक्स। लेकिन आज हमारे परिचर्चा का मुख्य विषय है मौर्य कला। तो मौर्य कला का मतलब हुआ कि मौर्य काल में मौर्य शासकों के द्वारा विकसित की गई कला। हालांकि मौर्य काल से पहले भी भारत में कला का विकास हो चुका था। इसका प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। लेकिन मौर्य कला का शुरुआत मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है, जो पाटलिपुत्र के कुम्हरार मतलब वर्तमान पटना के कुम्हरार में है, वह आज भी मौर्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। लेकिन मौर्य कला का सबसे ज्यादा विकास मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक के शासनकाल में। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम मौर्य कला को 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। मौर्य कला के 2 रूप हैं। पहला राजकीय कला, इसको हम दरबारी कला भी कहते हैं। दूसरा है लोक कला।
राजकीय कला या दरबारी कला के अंतर्गत राजा प्रसाद मतलब राजा के भवन, स्तंभ, पिलर, स्तूप और गुहा को रखा गया है। वहीं लोक कला में मूर्ति निर्माण कला को रखा गया है, चाहे वह यक्ष यक्षी की मूर्ति हो या छोटी छोटी मृण मूर्तियां हो, या तो पत्थर की हो या मिट्टी की हो। हम पहले चर्चा करेंगे राजकीय कला के बारे में। तो मौर्यकालीन राजकीय कला का पहला प्रमाण आ जाएगा राजप्रसाद मतलब राजा का भवन, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य के कुम्हरार स्थित भवन जो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था वह पाटलिपुत्र के कुम्हरार में था और लकड़ी का बना हुआ था। उसमें 100 खंभे थे। हालांकि अशोक के काल में उसमें जो खंभे थे उसको पाषाण का बना दिया गया, पाषाण का जोड़ दिया गया उसमें, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो फर्श, दीवार और छत सब लकड़ी का बना हुआ था। एरियन ने तो किया कि इंसान ऐसा निर्माण कर ही नहीं सकता है। फाहियान ने तो कह दिया कि इसे देवताओं ने बनाया है, क्योंकि ऐसी कलाकृति इंसान के बस की बात नहीं। राजकीय कला का दूसरा रूप है स्तंभ। स्तंभ कला की शुरुआत अशोक के शासनकाल में, क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। अपने आदेशों को पाषाण पर खुदवाकर उसे अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग प्रांतों में लगवा दिया गया, गड़वा दिया, ताकि प्रजा उसको पढ़कर उसके अनुसार अपने आचरण को कर सके। तो स्तंभ यह एकाश्म पत्थर का बना हुआ था। अशोक के जितने भी स्तंभ है लाल बलुआ पत्थर के बने थे, जिसे संभवतः राजस्थान के चुनार से लाया गया था। स्तंभ की बात करें तो स्तंभ 2 प्रकार के हैं। एक लेखयुक्त मतलब कुछ ऐसे स्तंभ है, अधिकांश ऐसे स्तंभ है जिस पर लिखा हुआ है। लिखा क्या होगा? तो राजा के आदेश, प्रशासन के बारे में। दूसरा लेख विहीन, बिहार के वैशाली के पसाढ़ और रामपुरवा जो पश्चिम चंपारण में, वहां से कुछ ऐसे स्तंभ मिले हैं जिस पर कोई लेख नहीं है। तो स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं, एक लेखयुक्त और एक लेख विहीन। अभी तक अशोक के लगभग 40 स्तंभों के बारे में, अभिलेखों के बारे में जानकारी मिली। स्तंभ जो होते हैं वो उसके 4 भाग होते हैं, जिसे दंड, अवांगमुखी, कमल और फलक कहते हैं। और स्तंभ के शीर्ष पर अलग अलग पशु पक्षियों का चित्र है। जैसे हम बात करें सारनाथ के अशोक स्तंभ की, तो वहां पर 4 शेर आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और चारों का मुख चारों दिशा में, जो अशोक के चक्रवर्ती राजा होने का प्रमाण है, प्रमाणित करता है कि अशोक चक्रवर्ती राजा थे। भारत सरकार ने उसी अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा कहीं पर साढ़ है, तो कहीं पर मयूर है, तो कहीं पर हाथी है, अलग अलग चित्र हैं। विद्वानों के अनुसार अशोक के स्तंभ पर बने विभिन्न पशु पक्षी के चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तीसरा बात करते हैं स्तूप। तो स्तूप, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है और स्तूप निर्माण की प्रक्रिया भी अशोक के शासनकाल में ही शुरू हुई। धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। इस स्तूप के निर्माण के पीछे उद्देश्य था कि महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो अन्य बड़े बड़े संत थे, उनके अवशेषों को, उनके प्रमाणों को सुरक्षित रखना। ऐसे स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, उद्देशिक, शारीरिक, दैहिक और संकल्पित। 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। सबका उद्देश्य होता है कि बौद्ध अवशेषों को सुरक्षित रखना।
नंबर 4 बात करते हैं राजकीय कला का, तो पाषाण वेदिका मतलब पत्थर की वेदिका। एक ऐसा ऊंचा स्थान पत्थर का बना हुआ जहां पर शायद राजा बैठकी किए हों। उसका कुछ प्रमाण आज भी उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोध गया में मिलता है। उसके बाद गुहा विहार, यह राजकीय कला का ही उदाहरण है। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए, बरसात के महीना में बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने के लिए बनाई गई गुफा को गुहा विहार के नाम से जानते हैं। भारत में गुफा या गुहा विहार निर्माण की प्रक्रिया का जनक सम्राट अशोक को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले गुहा विहार का निर्माण अशोक के काल में शुरू हुआ। और गुहा अपने बिहार में गया जिला के बराबर की पहाड़ी में, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा हैं। पहला है सुदामा गुफा, इसका निर्माण अशोक ने कराया। यह गुफा वर्गाकार है। दूसरा है करने की चौपर, यह गुफा भी अशोक के काल में बना, यह भी वर्गाकार है। तीसरा है लोमस ऋषि गुफा, यह देखने में अंडाकार है। इसका निर्माण अशोक के पौत्र पोता दशरथ के काल में हुआ। और बराबर की पहाड़ी का जो चौथा गुफा है, उस चौथा गुफा को हम विश्व की झोपड़ी के नाम से जानते हैं। बराबर की पहाड़ी का जो चौथा गुफा है उसको हम विश्व की झोपड़ी के नाम से जानते हैं। गया में ही एक नागार्जुनी पहाड़ी है, वहां एक और गुफा मिला है। उस गुफा को गोपी की गुफा कहते हैं। विद्वानों के अनुसार, पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार गोपी गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। और गोपी गुफा सुरंगाकार मतलब सुरंग के आकृति में बना हुआ है। दूसरा है लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला जो दूसरा वर्ग है। और मौर्यकालीन लोक कला में खास करके मूर्ति निर्माण से संबंधित कला को हम लोक कला कहते हैं। मूर्ति निर्माण की कला भी मौर्य काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और मौर्यकालीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण हमें अशोक के स्तंभ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग और उसके पाद भाग पर जो कलाकृति की गई है, वास्तव में वह कलाकृति कला का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा उड़ीसा के धौली पहाड़ी में पहाड़ को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति मौर्यकालीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा, देहरादून के कालसी में, उत्तराखंड में देहरादून शहर है, वहां एक कालसी जगह है, वहां भी एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया हाथी का चित्र मौर्यकालीन लोक कला का ही उदाहरण है। मूर्ति की बात करते हैं तो मौर्य काल में धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर कुछ मूर्तियां बनाई गई है। इसमें परखम गांव से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति और पटना के दीदारगंज से चामरग्राहिणी मतलब राजा के सिंहासन के दोनों तरफ एक महिला पंखा जैसे हाथ में लेकर जो डुलाती रहती है उसको चामर कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चौर उसे कह देता है लोग, टूटी फूटी भाषा में। तो चावर ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा मिली। उसके बाद मृण मूर्ति मिल पटना के बगल में ही लोहानीपुर जगह है, लोहानीपुर से नग्न धर वाला पुरुष का एक मूर्ति मिला है। ये मौर्यकालीन लोक कला के उदाहरण है। इस तरह इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन लोक कला कला के दृष्टिकोण से, समृद्धि के दृष्टिकोण से एक सर्वोत्तम कला थी, जिसमें कला के सभी गुण और लक्षण मौजूद थे। अगले वीडियो में हम लोग पटना कलम शैली के बारे में चर्चा करेंगे। इन सारे तथ्यों को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिसेंट आर्ट्स क्लासेज से जुड़ें।
आपके पास हमारा वीडियो तुरंत पहुंचे, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।